रानीपुर गांव में भोला अपनी पत्नी रानी, मां कमला और बेटी राधा के साथ रहता है। भोला गांव में मजदूरी का काम करता था। जहां भी मजदूरी का काम मिलता वो वहां काम करने चला जाता था। आजकल भोला गांव के जमींदार के यहाँ मजदूरी का काम कर रहा था। कुछ इस तरह उसका गुजारा चलता था। भोला दिन भर जमींदार के खेतों में मजदूरी का काम करता और शाम को जो कुछ भी वहां से मिलता वो अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खा लेता था। जमींदार एक बहुत ही लालची और घमंडी इंसान था। वो अपने यहाँ मजदूरी करने वालों के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। किसी की तबीयत खराब हो तो भी वो उससे काम करवाता था। सर्दियां भी शुरू हो गई थी। आजकल भोला को कभी कभी रात को खेतों में चौकीदारी के लिए सोना पड़ता था। पर बेचारे भोला के पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे, जिस वजह से एक बार भोला को बहुत तेज बुखार आ गया था। तो वो उस दिन मजदूरी के काम पर नहीं गया। तो जमींदार ने अपने एक आदमी को उसको बुलाने भेजा। ना चाहते हुए भी भोला को जमींदार के घर आना पड़ता है। भोला को देखकर जमींदार कहता है, क्यों भाई, ये क्या नाटक शुरू कर दिया तूने? आज आज काम पर क्यों नहीं आया तू? मालिक, आज मुझे बुखार है, आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये देखो, इनको बुखार है और आने की हिम्मत नहीं हो रही है। अरे तो ये काम कौन करेगा? मुफ्त की रोटियां खाने को चाहिए बस। नहीं नहीं मालिक, मैं सच कह रहा हूँ। देख भोला, मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खुली कि जब मन करे आ जाओ। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, आप मेरी बात पर विश्वास करो। बंद करिए अपनी बकवास और चुपचाप लग जा काम पर। मुझे नहीं सुनना कुछ भी। भोला जमींदार को बहुत बार समझाने की कोशिश करता है, पर जमींदार उसकी एक भी नहीं सुनता है। भोला बुखार तेज होने की वजह से ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा था, पर जमींदार के आगे उसकी एक न चली। भोला को काम करने खेतों पर जाना पड़ा। खेतों पर काम करने की वजह से और कोई इलाज नहीं मिलने की वजह से भोला की तबीयत बहुत ही खराब हो गई और एक दिन खेतों पर काम करते करते भोला की मृत्यु हो गई। जमींदार को अब लोगों की वजह से उसकी पत्नी रानी को अपने यहाँ मजदूरी के काम पर रखना पड़ा। रानी अब जमींदार के घर में मजदूरी का काम करती थी। जमींदार दिन भर उससे मजदूरी का काम करवाता, एक मिनट भी आराम नहीं करने देता था। रानी जब मजदूरी पर जाती तो उसकी सास कमला उसकी बेटी राधा का ख्याल रखती थी। राधा गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती है। जब जब राधा को समय मिलता तो वो भी काम में अपनी माँ और दादी का हाथ बटाती थी। एक दिन कमला अपनी बहू रानी से कहती है, रानी, तुझ पर काम का बहुत ही बोझ है। दिन भर तू जमींदार के यहाँ मजदूरी करके थक जाती है। क्यों करती है तू ये सब? नहीं माँ, बोझ कैसा? अब किसी ना किसी को तो काम करना ही पड़ेगा ना। जब तक ये थे तब तक तो मुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसकी सास कमला की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, पता नहीं भगवान हमारी और कितनी परीक्षा लेगा। इससे अच्छा तो वो मुझे ही अपने पास बुला लेता। नहीं नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब होनी को जो मंजूर था वही तो होना था। आप चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, बस यही एक उम्मीद है। अच्छा, मुझे तुझे कुछ बताना था। हाँ हाँ माँ, बोलो। वो कल मुझे शांति बता रही थी कि पास वाले गांव के जमींदार के घर पर शादी है। उसको अपने यहाँ कुछ लोग काम करने के लिए चाहिए। मैं सोच रही थी कि मैं भी वहां चली जाऊं। इस बहाने कुछ पैसा तो मिल जाएगा हमें। पर माँ, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? जितना मैं कमा लेती हूँ उसमें हो जाता है ना हमारा गुजारा। वो तो ठीक है तेरी बात, पर जब कुछ और पैसे मिल जाएंगे तो उसमें क्या बुरा है? और कौन सा मुझे रोज जाना है? अब तू मुझे मना मत कर। ठीक है माँ, आपको जैसा ठीक लगे। अगले दिन कमला राधा को लेकर पास वाले गांव में चली जाती है। अगले दिन वहां का काम करके राधा और कमला अपने घर वापस आ रहे थे। रास्ते में राधा को बहुत तेज भूख लगती है। दादी, चलो ना खाना खाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, रुक। उसके बाद वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दादी दादी, जल्दी कुछ खाने को दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ मेरी बच्ची, ये ले,
ये रोटियां खा ले। वो दोनों जैसे ही खाना खाने लगते हैं तभी वहां एक बूढ़ी औरत आ जाती है और कहती है, कुछ खाने को दे दो मुझे, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। हाँ हाँ बहन, ये लो रोटियां। ऐसा कहकर कमला उस बूढ़ी औरत को रोटियां दे देती है। भूख ज्यादा होने की वजह से वो बूढ़ी औरत रोटियां झट से खा लेती है। रोटियां खाने के बाद वो कहती है, मुझे और रोटियां चाहिए, बहुत भूख लगी है। कमला उसको अपने हिस्से की भी रोटियां दे देती है। वो बूढ़ी औरत उनको भी झट से खा लेती है। उसके बाद वो फिर से रोटियां मांगती है। इस बार राधा भी अपने हिस्से की रोटियां उस बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत वो भी झटपट खा लेती है और कहती है, मुझे और खाने को दो, बहुत भूख लगी है। बहन, हमारे पास अभी खाने को और कुछ नहीं है। अगर तुमको और रोटियां खानी हैं तो तुम मेरे साथ घर चलो। मैं घर जाकर तुमको भरपेट रोटियां खिलाऊंगी। अच्छा, क्या सच में तू मुझे भरपेट रोटियां खिलाएगी? हाँ बहन, मैं सच में तुमको भरपेट रोटियां खिलाऊंगी। कमला की ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगती है और एक बड़ी सी राक्षसी का रूप ले लेती है। राक्षसी को देखकर कमला और राधा डर जाती हैं। वो राक्षसी कहती है, अगर तूने मुझे भरपेट रोटियां नहीं खिलाई तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। हाँ हाँ, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं रोज तुमको भरपेट रोटियां खिलाऊंगी, और अगर मैं अपना वादा पूरा ना कर सकूं तो तुम हम दोनों को खा लेना। कमला की ये बात सुनकर राक्षसी को उस पर भरोसा हो जाता है और वो उनको वहां से जाने देती है। कमला और राधा अपने गांव वापस आ जाती हैं। अरे वाह दादी, आपने तो उस राक्षसी को कैसा बेवकूफ बनाया। वो आपकी बात को सच मान बैठी। नहीं मेरी बच्ची, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। दादी ये क्या कह रही हो? मतलब आपने जो कहा था वो सब सच था? हाँ मेरी बच्ची, मैंने उस राक्षसी से जो कुछ भी कहा है वो सब सच है। मैं कल से रोज उसको रोटियां बना कर दूंगी। ठीक है दादी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। रात को कमला अपनी बहू रानी को सारी बात बता देती है। रानी भी उनकी बात सुनकर अपनी सास की मदद करने को तैयार हो जाती है। अगले दिन रानी कमला की रोटियां बनाने में मदद करती है और राधा उन रोटियों को एक टोकरी में रखने लगती है। जब रोटियां बन जाती हैं तो कमला और राधा उन रोटियों को लेकर जंगल जाते हैं और उनको देखकर राक्षसी कहती है, अरे वाह, आ गई तुम दोनों। लाओ दो, कहाँ है मेरी रोटियां? बहुत भूख लगी है मुझे। कमला उसको रोटियों से भरी टोकरी दे देती है। राक्षसी रोटियां जल्दी जल्दी खा जाती है। रोटियां खाकर वो कहती है, आहा, रोटियां खाकर मजा आ गया। रोज ऐसी ही रोटियां बना बना कर मुझे खिलाती रहना, वरना मैं तुम दोनों को भी ऐसे ही चबा चबा कर खा जाऊंगी। कमला और राधा उसको रोटियां खिलाकर घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। फिर अचानक से एक दिन उनके घर में रोटियां बनाने के लिए आटा खत्म हो जाता है। दादी, आज तो रोटियां बनाने के लिए आटा भी नहीं बचा है और पैसे भी नहीं है कि हम आटा खरीद कर ला सके। अब क्या करें हम दादी? अब हम कुछ नहीं कर सकते बेटी, आज तो वो राक्षसी हमको खा जाएगी। राधा और कमला बात कर ही रही थी तभी वो बूढ़ी औरत उनके घर आ जाती है। उसको देखकर कमला कहती है, आओ आओ बहन, हम लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। आज हमारे घर में आटा नहीं बचा है, इसलिए हम दोनों आज आपका भोजन बनने आने वाले थे। तभी वहां रानी आ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, नहीं नहीं, आप मेरी बेटी राधा को छोड़ दो और मुझे खा लो। उनकी बातें सुनकर वो बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगती है और एक देवी में बदल जाती है। उसको देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तुम लोग डरो मत, मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगी। तुम लोग बहुत ही भले लोग हो। तुमने अपने हिस्से की रोटियां भी मुझे खाने को दे दी। मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी। तुम लोगों ने अपने किए वादे के अनुसार मुझे रोज भर पेट रोटियां खाने के लिए दी।
मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं। मैंने आज तक तुम्हारे जैसे नेक और भले इंसान नहीं देखे हैं। तुम लोग अपनी उस परीक्षा में खरे उतरे हो। तुम लोगों ने मुझे खाना खिलाकर संतुष्ट किया है, इसलिए आज के बाद से तुम लोगों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी माँ उनके सामने रुपयों और सोने के सिक्कों का ढेर लगा देती हैं, जिसको देखकर वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद देवी माँ फिर से कहती है, तुम लोग अब अपनी सारी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजार सकते हो। और हाँ कमला, मैं तुमको कुछ और भी देना चाहती हूँ। ये लो, जादुई रोटियां बनाने की छड़ी। इस छड़ी की मदद से तुम लोग जितनी चाहे रोटियां बना सकते हो और जरूरतमंद लोगों को खिला सकते हो। कमला वो जादुई रोटी बनाने की छड़ी को देवी माँ के हाथों से ले लेती है और वो लोग देवी माँ को प्रणाम करते हैं। उसके बाद देवी माँ वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। बाद में कुछ पैसों से उन्होंने अपने लिए एक नया घर बनवाया और वो तीनों उस घर में खुशी खुशी रहने लगे। अब कमला, रानी और राधा उस जादुई रोटी बनाने वाली छड़ी की मदद से गरीब और जरूरतमंद लोगों को रोटियां खिलाने लगे। वो हर रोज उस जादुई रोटी बनाने वाली छड़ी की मदद से रोटियां बनाते और उनके लोगों में बांट कर आते। इस तरह रोटियां बांटकर उनका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। तो देखा, अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हैं, तो आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। क्या पता कब, कहाँ, कौन सा चमत्कार आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। बस अपने अच्छे कर्म करते रहो, पता नहीं आपकी किस्मत कब चमक जाए।